ಎಗೆ ಪೂಲಾರಿ ಸಂಗ್ರಾಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಪೂಲು ಲೇಯಲು ಎಗೆ ಪೂಲಾರಿ ಸಂಗ್ರಾಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದ ಪೂಲು ಲೇಯಲು बजे ढोल की बड़ाई बजे ढोल की बड़ाई हे गोविंदा फूलो ले लो एगे चैत को पैसारो हे गोविंदा फूलो ले लो एगे चैत को पैसारो हे गोविंदा फूलो ले लो। डांडियों फूली के बूरास धारू फूली के आयार डांडियों फूली के बूरास हे गोविंद फूलो ले लो धारू फूली के आयार हे गोविंद फूलो ले लो लगे झाड़ियों को फूदेड़ो हे गोविंद फूलो ले लो एगे चैत की जैतूली हे गोविंद फूलो ले लो। एगे भेटुली त्योहार हो जुड़े भेबेड़ियों को नातू हो एगे भेटुली त्योहार हो हे गोविंद फूलो ले लो जुड़े भेबेड़ियों को नातू हो हे गोविंद फूलो ले लो सारियों फूली गिलयेड़ी हे गोविंद फूलो ले लो सारियों फूली गिलयेड़ी हे गोविंद फूलो ले लो। डाड्यो बास दिम्यो लड़ी पाखो बास दुकपुआ डाड्यो बास दिम्यो लड़ी हे गोविंद फूलो ले लो पाखो बास दुकपुआ हे गोविंद फूलो ले लो बिठो फूली गे सिल पाड़ी हे गोविंद फूलो ले लो बिठो फूली गे सिल पाड़ी हे गोविंद फूलो ले लो एगे फूलारी संग्रांद हे गोविंद फूलो ले लो एगे फूलारी संग्रांद हे गोविंद फूलो ले लो बजे ढोल की बड़ाई बजे ढोल की बड़ाई हे गोविंद फूलो ले लो एगे चैत को पैसारो हे गोविंद फूलो ले लो एगे चैत को पैसारो हे गोविंद फूलो। नमस्कार। उत्तराखंड के बाल पर्व फूलदेई के बहाने आयोजित एक महीने की धात के पेज की लाइव श्रृंखला में आप सभी का स्वागत। दरअसल में उत्तराखंड के बाल पर्व फूलदेई के साथ धात की जो शिक्षा की मुहिम है कोना कक्षा का, उसको जोड़ने का हमने प्रयास 2018 में किया। और जब हम अलग अलग स्कूलों में समाज के छोटे छोटे सहयोग से पुस्तकों के कोने बना रहे थे, तो हमको लगा कि जो साल भर की कवायद है अलग अलग स्कूलों के बीच में जाने की, इन स्कूलों को वर्ष भर में एक ऐसा अवसर दिया जाए जब बच्चे जो साल भर उन अच्छी किताबों को देख रहे हैं और जो उनके बहाने वो सीख रहे हैं,
उसको कहीं वो अभिव्यक्त कर पाए, उसको कहीं वो बता पाए कि उन्होंने क्या सीखा है। तो हमको ढूंढते ढूंढते ये अवसर मिला कि मार्च के महीने में जो फूलदेई का आयोजन था, जो हम अक्सर एक दिन का किया करते थे पहले, और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर करके अपनी एक तरह से समझ लीजिए नैतिक जिम्मेदारी से फारिग होते थे। हमको लगा इस आयोजन को जो बाल पर्व है फूलदेई, क्यों ना इसके बहाने हम वर्ष भर की गतिविधियों को पिरोएं और उन बच्चों को भी जिन बच्चों ने कहीं फूलदेई को नहीं जाना है, जो देहरादून या आसपास या बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों के बच्चे हैं जहां से ये एक बेहतरीन परंपरा विस्मृत हो गई है, तो हम उन बच्चों को भी जोड़े। और हम लोगों ने 2018 में एक छोटा सा आयोजन किया। उस दिन हमने कुछ 37-38 स्कूलों को, 29 स्कूलों को हम लोगों ने पुस्तकें दी और कुछ बच्चों से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराई। फिर ये उत्तर बढ़ता चला गया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि एक दिन के आयोजन के बजाय हम इसे महीने भर का आयोजन करें। तो हमने 15 मार्च से 15 अप्रैल तक स्कूलों को अवसर दिया और उनको कहा कि आप अपने अपने स्कूल के बच्चों को लिखने के लिए कहिए, कोई कहानी, कोई कविता लिखें, कोई ड्राइंग करें। इस तरह से एक परंपरा चल पड़ी और पिछले वर्षों से इसको लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार कोरोना ने एक संकट खड़ा कर दिया है और पिछले वर्ष से संकट लगातार चल रहा है। पिछले वर्ष हम जब फूलदेई की पूरी तैयारी कर चुके थे, लगभग सभी स्कूलों की, हम लगभग 450 से 500 स्कूलों को किताब भेजने का एक अभियान प्रारंभ करने वाले थे, तब तक कोरोना की दस्तक हुई और हम सब वो जो छपी हुई शीटें थी, हमारे जो उपक्रम, सब थम गया। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, हम लोग सब लोग की जिद रही है समाज के लिए कुछ करने की, हमने इसका स्वरूप बदला और उस दौर में हमने सभी शिक्षकों से बात करने का एक पिछले 1 वर्ष से अभियान छेड़ा। हमने अपने फेसबुक पेज को इसका माध्यम बनाया और लगभग हर महीने हम अलग अलग लोगों से, जो स्कूलों से जुड़ रहे हैं, स्कूलों के शिक्षक, उनके बच्चे और वो जो लोग लिखते हैं बच्चों के लिए बेहतरीन, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की और एक समझ बनाने की कोशिश की कि एक गुना रक्षा का अभियान जो अभी स्कूलों में पुस्तकें दे रहा है, वो एक बृहत्तर अभियान बने जिसमें शिक्षा को लेकर के समग्र समझ विकसित हो और जो सार्वजनिक शिक्षा है, जो ग्रामीण शिक्षा विशेष उत्तराखंड के, वो एक नए रूप में है। तो ये तो रही हमारी इस पूरे परिचय की बात। लेकिन आज इस पूरे परिचय को देने का मेरा आशय है कि जिस तरह से धाद ने 2018 में फूलदेई को पुनः रक्षा से जोड़ा, उस तरह से कुछ लोग उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से इन पर्वों को, लोक पर्वों के साथ समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 2003 में गगन मुनि के कुछ साथी जो सक्रिय सामाजिक रूप से उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तमाम तरह के आंदोलन के साथी रहे, उन लोगों ने फूलदेई को लेकर कुछ अभिनव प्रयोग करने की कोशिश की। एक बाल गीतों की श्रृंखला निकालने की कोशिश की और कई सारे विचार पनपे और विचार पनपते पनपते 2010 में अगस्त मुनि में फूलदेई का औपचारिक आयोजन प्रारंभ हुआ। तो ये फूलदेई का जो सांस्कृतिक आयोजन को समाज से जोड़ने और उसको नया स्वरूप देने, नया कलेवर देने और नए सिरे से समाज के बीच में ले जाने की जो कोशिश हुई, आज की जो हमारा लाइव आयोजन है, हम उस कोशिश के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले 1 महीने से अलग अलग शिक्षकों से, सांस्कृतिक कर्मियों से बातचीत करी, लेकिन हर संस्कृति का जो कर्म है, हर जो सामाजिक कर्म है, उसकी नींव में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उस इमारत को खड़ी करने में अपनी ऊर्जा, समय, बुद्धि, विवेक, जो उनका पूरा अनुभव झोंकते हैं। तो ऐसे ही कुछ साथियों से हमने बात करने की कोशिश की, उसमें से आज 2 साथी हमारे बीच में आए हैं। तो सबसे पहले मैं उन दोनों साथियों का स्वागत करना चाहूंगा। एक साथी हैं हमारे डॉक्टर प्रीतम अपचार, और जो राजकीय इंटर कॉलेज अंसियारी बागेश्वर से जुड़े हैं हमारे बीच में। बहुत हमारे अभिन्न मित्र हैं, उत्तराखंड आंदोलन के साथी हैं, लगातार आपके लेख, आपकी कहानी, आपके साहित्य कर्म से हम परिचित होते रहे। दूसरे साथी हमारे गजेंद्र रौतेला, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। केदारनाथ आपदा के अभियान को जमीन में उतारने में जिस आदमी ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया वो गजेंद्र रौतेला है। और आप एक शिक्षक हैं, जीपीएस अगस्त मुनि में, चमेली में आप वर्तमान में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और आप दोनों जो भी व्यावसायिक रूप से जो भी आप जहां पर भी संबद्ध है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस सबसे पहले कहीं गहरे में एक बहुत प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है और हर क्षेत्र में हर तरह की मदद के लिए हमेशा साथ खड़े होने वाले लोगों में से है। तो मुझे बहुत खुशी है कि धाद के फोरम पर आज आप दोनों आए हैं। गजेंद्र भाई से संभवतः एक बार पहले भी मुलाकात हुई, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि आप दोनों मित्र एक साथ आए और आज हम आपसे बहुत सारी गप लड़ाने वाले हैं इस बारे में कि क्या क्या रहा प्रोसेस पूरा। तो सबसे पहले तो आपका भाई स्वागत है इस वार्ता। धन्यवाद।
तो जैसा कि गगन भाई, मैं आपकी चिट्ठी भेजी, चिट्ठी वीडियोस देख रहा था दिन भर से। और मैं देख रहा था कि 2003 में आप लोग प्रकृति संस्था की तरफ से फूलदेई को लेकर के बहस छिड़ी और कहा कि चलो फूलदेई पर कुछ करते हैं, कुछ गीतों की श्रृंखला निकालते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि फूलदेई का जो एक जो पर्व है, जो सामान्य रूप से बच्चों के फूल डालने का पर्व है, इसको आपने सार्वजनिक उत्सव में तब्दील किया और आकाशवाणी में इसकी नींव रखी। तो उसके बारे में आप बताएं, और प्रीतम भाई भी बताएं कि वो क्या वाकया रहा, कैसे कैसे उसकी नींव पड़ी। तो पहले गजन भाई आपसे जानना चाहेंगे। जी बहुत 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 मैं इसकी शुरुआत और मुझे गजन भाई आपकी आवाज। हेलो। हाँ, अब बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए। तो आदमी का जो सबसे कठिन दौर होता है, तो संघर्ष का जो दौर होता है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा दौर होता है, और उसमें क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो जहां तक मेरा और प्रीतम भाई का सवाल है, तो 2004-5 से पहले की बात है। मैं उत्तराखंड राज्य बनने से पहले घूमा, तो उसमें मेरा जो हिमाचल के कुल्लू के दशहरे के जाना बहुत होता था। मतलब पहले तो सभी जगह होता था, लेकिन कुल्लू दशहरे की तरफ मेरा काफी जाना होता था। तो मेरा रह रह करके मन में ये विचार आता था कि हमारे भी ऐसे बहुत सारे उत्सव हैं कि जो इस तरह से मनाए जा सकते हैं, और उनमें से मेरा ध्यान आकृष्ट किया। हमेशा मन में तो रहता था फूलदेई को लेकर के, लेकिन मेरा ध्यान आकृष्ट किया फूलदेई को लेकर, और वो इस वजह से कि दुनिया में बहुत से कम त्योहार ऐसे हैं कि जो बच्चों के पर्व हैं, बच्चों के उत्सव हैं, और उसमें पूरे समाज की हिस्सेदारी भी होती है। तो मुझे एक हमेशा उसके प्रति बहुत आकर्षण रहा। तो हम दोनों साथ रहते थे उस दौर में, तो हमारी खूब इस पे बहस भी होती थी कि प्रीतम कैसे करें, क्या करें इसको। मैं देखना चाहता हूँ कि ये एक वक्त में कि जब हम उत्तराखंड हमारा बन जाएगा, तो उत्तराखंड बनने में भी कुछ ऐसा कोई उत्सव, कोई त्योहार हो जो कि इसकी पहचान हो। तो हमने इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो केदार घाटी है, गढ़वाल के जो कुछ हिस्सा है, तो उसमें ये बड़े अच्छे से परंपरागत रूप से पूरे 8 दिन तक मनाया जाता था। 7 दिन तक देरियों में, चैत के पहले महीने के शुरू होने से, और 7 दिन तक तो देरी में फूल डालने से, 8 दिन अठवाड़ा, जिस दिन सब बच्चों का सामूहिक भोज बनता था। तो इसको लेकर के बड़ी वो रहती थी कि हम इसको एक बृहद रूप में करेंगे। तो प्रीतम और मेरी खूब इस पे बात हुई, और प्रीतम ने इस पे कहा कि पहले हम ऐसा करते हैं कि प्रीतम का जो वो था, लोक गीतों के प्रति काफी रुझान था, काफी शौक था। तो प्रीतम का ये था कि पहले हम इसमें ऐसा करते हैं कि लोकगीत जो इसके फूलदेई के गीत हैं उनका संकलन करते हैं, और जहां जहां जिस जिस इलाके में हैं उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये 2002 की बात है, जब ये इस तरह से हम इसको कागज में लाए। तो हमने 2002 में इसमें छोटा सा कुछ राइट अप लिखा, करीब 6-7 पेज का राइट अप लिखा, उसके कुछ गीत लिखे, कुछ लाइनें लिखी, उसका एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया। तो ये सब बातचीत के बाद ही प्रीतम भाई ने इसका लिखने का काम किया कि इसको ऐसा किया जाए। तो अंततः 2003 में हमने ये तय किया कि 19 मार्च 2003 की बात है, जब ये फाइनल हुआ कि इस पे हम ऐसा करते हैं कि शुरुआत करते हैं अगस्तुनी से, मंदाकिनी केदार घाटी से करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जैसे लोग हैं या जो इसमें रुचि रखते हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड बन चुका था, उत्तराखंड बनने के बाद जो है इसकी एक पहचान बनाने की एक जो मुहिम थी, और खासकर बच्चों को लेकर के, उनकी जीवंतता को लेकर के और इस त्योहार को लेकर के। तो 19 मार्च 2003 को प्रीतम भाई अगस्तुनी आए, और ये कॉन्सेप्ट काफी सारे हमारे मित्र मंडली में उन्होंने बातचीत की, और यहाँ पे साथ में रहे, और बहुत सारे लोगों को मिले यहाँ पर, और हमने बहुत सारी चिट्ठियां भी दी, और स्कूलों में दी थी। वो इंटर कॉलेज से लेकर के, प्राइमरी से लेकर, जूनियर से लेकर, हमने उसमें 3 सेक्शन बनाए हुए थे। और वो प्रीतम भाई ने टेलीफोनिकली भी और मैंने भी, और चिट्ठियां दी करके हमने इसका कंसेप्ट तैयार किया था कि हम इसका ऐसा करेंगे। लेकिन एन वक्त पे क्या हुआ कि जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे 19 मार्च के इसको वो करने की, और हमने इसका अगस्त में रामलीला ग्राउंड इसका स्थान रखा था, और वहां पर सब लोगों को बुलाया था कि हम इसके गीतों का एक संकलन कर रहे हैं, और उसके बाद जब कुछ गीत हमारे पास संकलित हो जाएंगे, हम उसकी एक छोटी सी किताब भी निकालेंगे, बच्चों को इन गीतों को देंगे, और कुछ याद भी करवाएंगे, और उसके बाद हम इसकी धीरे धीरे झांकी वगैरह इसकी निकालेंगे। लेकिन जब 19 मार्च का दिन आया, तो उसी टाइम पे बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ गई।
तो उन कारणों से मुझे वो जो है स्थगित करना पड़ा यहाँ पर जो 19 मार्च रामलीला ग्राउंड का जो आयोजन था। लेकिन उसी दिन ये निश्चय हुआ कि बहुत सारे लोग हमारे साथी लोग थे, तो ये निश्चय हुआ कि अब एग्जाम आ गया है तो हम इसको तो नहीं करेंगे अभी। लेकिन जो हमने इसका सोचा है तो इसको दूसरे माध्यमों से हम संकलित करेंगे। ये फुल्ले के जो गीत हैं उसके संकलन से शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत करने की जिम्मेदारी फिर प्रीतम भाई के जिम्मे थी। तो फिर प्रीतम भाई ने कुछ गीतों को लिखा, कुछ संकलित किया इधर उधर से। तो आप ही बाकी इसके बारे में प्रीतम भाई भी आगे कुछ बताएंगे। जी धन्यवाद गैन रत्न भाई जी। इस प्रोसेस जी बोला बोला। हाँ, तो गजेंद्र भाई ने बताया कि वो एक कैसा प्रोसेस रहा इस पूरे अभियान को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक आयोजन की जब नींव रखते हैं तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम होता है पहला कदम उठाना, ये देखना कि वो किस तरह से आकार लेता है, क्योंकि जब एक बार चीजें शुरू आती है तब तो समाज के भागीदारी से आकार ग्रहण करती है, लेकिन जब प्रारंभिक दौर होता है उसको सोचने का, तो उसमें जो गीतों वाला पक्ष है फूलदेई में, और मुझे लगता है कि फूलदेई ऐसा पर्व है जिसमें उसके लोकगीत ही वास्तविक कम्युनिकेटर हैं। जो आज की तारीख में अगर फूलदेई राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे उसके वीडियोस और खबरें वायरल हुई तो उसके फूलदेई के गीत ही हैं, वही कहीं अपनी कहानी कहते हैं। तो प्रीतम भाई आप ये बताएं कि जिन गीतों को लेकर आपने संकलन की बात की थी, कैसा अनुभव रहा, कौन कौन से गीत थे, और आपके अनुभव में फूलदेई को लेकर के सच में कितने गीत विद्यमान है? क्योंकि सामान्य रूप से जो कुछ गीत हमारे संज्ञान में आते हैं वो 2 3 4 5 ही गीत आते हैं, और वो भी कुछ हाल में रचेंगे। तो आप इस पर बताएं प्रीतम भाई की फूलदेई के गीतों को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा और कितना। हाँ जी ममगाई जी, अभी जितने विस्तार से गजेंद्र भाई ने बताया कि देहरादून में रह करके जब हम इस पे सोच रहे थे तो पहली बात तो ये आई थी कि बच्चों का ही कार्यक्रम क्यों, बच्चों का जो फूलदेई का जो त्योहार होता है उस पे ही हम क्यों काम करें। तो ये चर्चा के बाद ये बिंदु निकल के आया था कि पूरी दुनिया में बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का इससे ज्यादा बेहतर माध्यम और कोई नहीं। एक हमारे चैत से हमारा नया साल माना जाता है और नए वर्ष की शुभकामनाएं किसी देहरी पे 2 फूल अर्पित कर देने, फूल डाल देने, शुभकामनाएं दे देने, इससे बेहतर नया साल और कोई नहीं है। और खास बात यह है कि इस साल को मनाने का, इस उत्सव को मनाने का कार्य बच्चे करते हैं, जो हमारे भविष्य की जो रीढ़ है। मान्यता ये थी कि ये फूल डालने के लिए मुख्य रूप से अविवाहित बच्चे जाया करते थे, और जो बच्चे घर नहीं है या नहीं जा पा रहे हैं उनके हिस्से का भी जो उनको आशीर्वाद मिलता था, चावल मिलता था, गुड़ मिलता था, उसको भी लेकर के आते थे और उनके हिस्से के फूल भी वो बाकी बच्चे ले जा करके घर घर में देहरियों में डालते थे। तो ये लगा कि ये बच्चों का प्रकृति से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इस त्योहार के बहाने वो प्रकृति के बहुत सारे उपक्रमों को, बहुत सारे पुष्पों को, बहुत सारी वनस्पतियों को ऑटोमेटिकली पता ही जान सकते हैं और जानते हैं, उनको समझ लेते हैं, उनके गुणों को, उनके रंग को, उनके वनस्पतियों के उगने के स्थान को, इन सब चीजों की जानकारी फूलदेई के माध्यम से बच्चों को हो जाती है। तो ये तय हुआ कि हम फूलदेई जो पारंपरिक हमारा लोक उत्सव है, बच्चों का उत्सव है, उस पर हम काम करेंगे। फिर ये बात आई कि फूलदेई में जो गीत हैं वो गीत कहाँ, वो तो बिखरे पड़े हैं। उन गीतों को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम उनको एक प्रॉपर रूप नहीं दे पाएंगे। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, ये लगभग 20 साल पुरानी बात है ममगाई साहब। जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 20 साल पहले हमने सोचा था लगभग, और बहुत समय के बाद हम इसको कार्य रूप में परिणित कर पाए। इन 20 सालों के दौरान जितने भी मैंने अध्ययन किया या भ्रमण किया, लोक में संकलन के लिए गया,
मुश्किल से 7 या 8 गीत फूलदेई के। मैं कुमाऊं के क्षेत्र में भी घूमा इसके लिए। वहां भी मुख्य रूप से जो गीत गाए जाते हैं वो ठीक वैसे के वैसे भाव वाले हैं जैसे गढ़वाल के बच्चों के गीत हैं। उनके भावों में कोई अंतर नहीं। शब्दों में और बोलने के स्टाइल में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो चीज कहते हैं, जो बात कहते हैं, जो भाव उन गीतों में है, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वहां भी पूरे कुमाऊं में मैं दूनागिरी रहा, द्वाराहाट, चौखुटिया, इधर सोमेश्वर, बागेश्वर, बहुत सारी जगह घूमा। वहां भी बहुत ज्यादा गीत नहीं है। एक या दो गीत, सब जगह वही गीत गाए जाते हैं और वही बोलते हुए बच्चे वो अपना उत्सव मनाते हैं। तो ये बड़ी समस्या हुई कि एक या दो गीतों से, या ज्यादा ही मान लें हम, तो 5 गीतों से हम एक उत्सव को कैसे बना सकते हैं। फिर ये हुआ कि हम इस त्योहार के लिए कुछ गीत हमको नए लिखवाने पड़ेंगे, कुछ रचने पड़ेंगे। गीतकारों से, गायकों से अनुरोध करेंगे कि वो कुछ बच्चों के इस तरह के गीत और ज्यादा विकसित करें, ताकि ये जो फूलदेई का, फूल संक्रांत का पर्व है, इसको हम और ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकें, बच्चों के साथ मिल करके कर सकें और स्वयं उसमें शामिल हो सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हम उस कार्यक्रम में, उस उत्सव में खुद शामिल नहीं होंगे तो हम इसको बहुत आगे नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि बच्चों को उत्साह तभी मिलता है जब उनके साथ एक उनका गुरुजी खुद उनके साथ फूलदेई गा रहा है, तो उससे बच्चे ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है तन्मय भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ, असल में चूंकि इको हो रहा है तो इसलिए मेरी साउंड म्यूट करी जा रही है, वो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम आती है कई बार। लेकिन मतलब प्रीतम भाई ने एक बड़ी जिज्ञासा शांत करी, जिसको लेकर के मैं अक्सर वो में रहता था कि जो फूलदेई अगर हमारा सच में इतना बड़ा पर्व है, तो उसको लेकर के जो चुनिंदा गीत ही मौजूद है समाज में और उसका खजाना समृद्ध नहीं हुआ है, तो उस दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। और आपने, जैसे मैं देख भी रहा था इस वर्ष का वीडियो, तो कुछ छोटे छोटे बच्चों ने गीत रचे। जैसे गैन भाई ने एक पोस्ट भी डाली थी, तो बच्चे भी छोटे छोटे गीत रच रहे हैं, छोटे छोटे दोहे रच रहे हैं इस बहाने। तो ये बेहतर बात है। हम लोगों ने भी जब धात की तरफ से शुरू किया तो हम लोगों ने भी फूलदेई के बहाने बच्चों को कुछ लिखने के लिए बोला। हालांकि कुछ लोगों ने कविताएं लिखी बच्चों ने, पर वो इतना संगठित रूप से हम उसको शेप नहीं दे पाए। पर ये जो आपने आज बात बोली है, बेहतर बात है कि फूलदेई के लिए कुछ अच्छे गीतों की रचना अभी भी हमको करानी पड़ेगी। समाज जी। तो हर दिन संस्कृति रचता है, तो संस्कृति वही नहीं जो आज से 40 साल पहले अस्तित्व में आई। आज फूलदेई को रचा जाएगा तो मुझे लगता है वो भी हमारी धरोहर बनता है। तो इस दिशा में भी प्रयास करते हैं, जो आप लोग लगातार ये आयोजन करते रहे इसका, तो एक इसके साथ मिलकर के हम कुछ और अच्छी चीजें रचते हैं। तो मुझे एक बात ये बताएं जयंत भाई की, देखो किसी भी आयोजन को, मैं धात की तरफ से गवाह हूँ इस बात का, कि किसी भी आयोजन को एक बार सोचना, फिर उसे जमीन पर उतारना, तो सबसे पहला काम होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन उस काम को फिर लगातार करना। मुझे याद है कि 2010 में हमने हरेला को करने का एक छोटा सा उपक्रम किया, और हम लोगों ने सोचा कि समाज में हरेला को करने का तरीका है, कुछ पौधे लगाते हैं, और शुरू किया। और हमने तय किया है हर साल। मुझे चूंकि हम उसे हर साल करते हैं और हम उसे 1 महीना कर रहे हैं पिछले 5 महीनों 5 सालों से, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक आयोजन को करना और उसके बाद उसे हर वर्ष करना, समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना, उसमें नई चीजों को जोड़ना ताकि समाज की भागीदारी लगातार मिले, ये कितना चैलेंजिंग टास्क रहा आप लोगों के लिए। पिछले 10 वर्षों का अनुभव आप संक्षेप में बताएं, और हम जानने की कोशिश करें कि इस तरह से जो नींव आपने रखी है, अगर ऐसी कोई पहल हम में से या कोई और लोग करना चाहे तो वो समझेंगे कि एक आयोजन को करना, समाज को शामिल करना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। तो गजेंद्र भाई, पहले इसका उत्तर आपसे जानना बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे याद है 2010 में जब
हम लोग निकले थे ऐसे ही, मतलब हम 4-5 लोग थे, मैं था और दीपक बेंजवाल था, उमा भट्ट मैडम थी और ललिता साथ में थी। ऐसे ही हम 4-5 लोग निकले थे जब, क्योंकि 2003 से सोचते सोचते और ये गीतों के बारे में कि गीतों का संकलन और आगे कैसे हो ये, तो हम लोग घर से ये सोच के निकले थे कि आज मार्केट में या घरों से जो निकली हुई डोलियां होंगी, घोगा वाले बच्चे होंगे, तो उनको लेकर के उनके साथ हम भी फुल्दे के गीत गाते हुए मार्केट में निकलेंगे। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, हम 4-5 अपना निकले और हम लोग तो जनगीतों को गाते हुए निकलने वाले लोग हैं, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, जहां पर भी खड़े हो जाएं अपना जनगीत गाना शुरू कर देते। तो हमें बच्चे मिले रास्ते में, उन बच्चों को अपने साथ लिया, 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, तो लगभग 4 घोगे हमारे साथ में हो लिए, जो हमने मार्केट से इकट्ठा किए कि भाई जो गांव से आकर के आ रखे थे और मंदिर वगैरह के लिए। तो उनके साथ हमने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनको आगे आगे लाइन पे लगाया और उनके पीछे उनके साथ ही घोगा के गीत गाना शुरू किया पूरे अगस्तुनी मार्केट में। और एक तरफ जाना एक तरफ आना, और उनके साथ में पूरा घोगा का, ये 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, फूलदेई की। और लगभग मेरे ख्याल से मुश्किल से वो 15-16 बच्चे वो थे और 5-6 लोग हम हो गए थे। तो लोग हमको देख रहे थे कि ये क्या हुआ इनको, कि ये जो बच्चे घोगा लेकर के अलग अलग जा रहे थे दुकानों में, गाँव में, इधर उधर दाल चावल मांगने, ये आज ऐसे लाइन में क्या लग गए, और लाइन में लग करके हम भी उनके पीछे उनके साथ घोगा के गीत गाते हुए निकले हम। तो मेरा छोटा बेटा भी था, हम सब जितने भी थे हम सब निकल पड़े। लोग सब देखते रहे, फिर पूरा मार्केट में घूम करके फिर उन बच्चों को थोड़ा बहुत अपना जो भी है खिलाया पिलाया, फल वल दिए, फिर उनको घर भेज दिया। फिर अगली बार हमने उन्हीं के माध्यम से सूचना दी कि अगली बार हम ऐसा ऐसा करेंगे कि पहले एक जगह पे इकट्ठा होंगे और लगभग हमारी घाटी या हमारे अगस्तनी के आसपास के जो भी गांव हैं, जो फुलारियों की जो टीमें हैं, जो घोगा वालों की जो टीमें हैं, जो आपको भी पता होगा और आप भी गाँव में जानकारी देंगे, हम भी उनको संपर्क करेंगे स्कूलों के माध्यम से, ग्राम प्रधानों के माध्यम से, जहां जहां हो सकेगा। तो हमने वहां तक, चाहे फोन के माध्यम से है तो चिट्ठियों के माध्यम से, हमने उनको संपर्क किया। और उसके बाद जो है 2011 में जो 4-5 टीमों से हमारी शुरू हुई थी, वो 16-17 जो बच्चे थे उनसे जो शुरू हुआ था, वो उसके बाद हमारा 87 बच्चे हो गए अगले साल में। उसके बाद जो है हमारा 148 बच्चे हो गए। तो तब 16 टीमें हो गई थी। आज वर्तमान में हमारे पास में करीब कम से कम 50 टीमें होती हैं और 400 से 500 बच्चे होते हैं। तो हम इसमें करते क्या है कि पहले एक जगह पे उनको एकत्रित करते हैं और रूल्स रेगुलेशन जो कुछ भी होता है उनको मार्केट में चलने का, झांकी निकालने का, तो वो सब उनको एक बार समझाते हैं। और उसके बाद पूरे मार्केट में पूरी उसकी झांकी निकालते हैं बहुत अच्छे से, और घोगा के गीत गाते हुए, और उसके बाद आकर के उनकी एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। तो वो प्रतियोगिता इस वजह से करते हैं कि जिसमें हमने उसको कुछ पैरामीटर रखे हुए होते हैं, जैसे फुल्दई के गीत हम उसमें ये एक तरह से उन फुल्दई के गीतों के संकलन की भी एक प्रक्रिया है कि चाहे वो पुराने हो या नए हो, या जो रचे जा रहे हो, या बच्चे उसमें कुछ और नया सृजन कर रहे हो, ये उन सब चीजों को देखने और जानने का और उनका कलेक्शन करने का भी एक तरीका है। तो उसमें कुछ ये उनके वेशभूषा है, गाने का है तरीका, डोली नचाने का है तरीका, किस किस तरह से वो करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर हैं जिसके आधार पे उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। पुरस्कृत करना कोई एक वो नहीं है कि हम उससे सिर्फ एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं कि अगली बार के लिए और भी कुछ टीमें उससे प्रेरित हों। तो इस तरह से उसका हम आयोजन करते हैं। और ये सभी हम जो मित्र लोग हैं यहाँ पे, सारे साथी लोग हैं जिनका मैंने पहले भी नाम लिया, अब तो एक लंबी कड़ी बन गई है इसमें। तो शुरुआत से आज तक एक सामाजिक किस्म का ये उत्सव बन गया, और यही हमारी इच्छा थी, ये हमारी चाह थी कि ये इस तरह का एक सामाजिक उत्सव हो जो कि बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी हो। और इसमें जैसे प्रीतम भाई ने कहा कि इसमें बच्चों का के साथ साथ बड़ों का शामिल होना ज्यादा जरूरी है। और इसमें मैं एक चीज का और उल्लेख कर दूं कि जो 7 दिन बच्चे देहरियों में फूल डालते हैं, लेकिन 8वें दिन बच्चे अपने आप भी कई जगह खाना बनाते हैं, लेकिन उनके साथ में बड़ों की भागीदारी जरूर होती है, उनके साथ में जो अठवाड़ा का जो भोज होता है तो उसको बनाने में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये एक साझी जिम्मेदारी है। अगर हम बच्चों को ये कहते हैं कि हम कुछ उनको आज जैसे कई बार ये जिक्र होता है कि नई पीढ़ी के बच्चे ये आगे नहीं ले जा रहे हैं, या उनको ये समझ नहीं है, या वो नहीं कर रहे हैं, तो एक सवाल हमारी तरफ भी होता है कि आखिर हम उनको दे कितना पा रहे हैं। तो ये सवाल हमारे लिए बड़ा है कि हम उनसे सवाल तो जरूर करते हैं कि नई पीढ़ी में ये हो गया, वो हो गया, मोबाइल पे चिपके हुए हैं, या ये मतलब इंटरनेट के उसमें हैं, या गेम खेल रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो उसमें प्रयास होना चाहिए कि हम कितना वो दे रहे हैं। क्योंकि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी मेरे ख्याल से बच्चों की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उन तक, उनके हस्तगत करने की, उन तक ट्रांसफर करने की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास इसी दिशा में है। अनम्यूट करेंगे तो मैं
तो गजेंद्र भाई ने बात रखी, और मैं तो प्रीतम भाई के पास आऊंगा, और गजेंद्र भाई की बातों से मैं एक नई बात जो कोशिश करता हूँ जानने की, दरअसल में आप हम सब लोग जो इस पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने उत्तराखंड को एक राजनीतिक शेप देने के लिए, उसको उसका एक पॉलिटिकल मैप बनाने के लिए आंदोलनकारी रहे, छोटे बड़े छोटी बड़ी भूमिका हम सबने निभाई। और हम जी काफी समय तक इस सपने को देखा करते थे कि उत्तराखंड एक जब एक अलग राज्य होगा तो हम उसको लेकर के हमारे कई तरह के विजन थे, हर आदमी अपने अपने सपने बुनता। तो प्रीतम भाई, मेरा आपसे जानना ये है कि पॉलिटिकल शक्ल जो हम लोगों ने ली है, उसको लेकर के हमारी जो भी मत भिन्नता है, तकलीफें निराशाएं होती है, यार ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो सांस्कृतिक शक्ल ली है पिछले 20 साल में उत्तराखंड, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पिछले 10 वर्षों में हम धार की तरफ से हरेला को हम लोगों ने उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व बनाने के लिए अपनी तरफ से पहल करी। फूते के लोग आप लोगों ने जी इनिशिएटिव लिया, हम लोग उसमें शामिल हुए, कुछ चीजें और निकल के आई हैं। तो जो उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक शक्ल है, जो एक समाज को रचने में, उसे आपस में जोड़ने में, बांधने में एक बड़ी भूमिका अदा करती है राजनीतिक मतलब जैसे शक्तियों के अलावा, उसको आप कैसे देखते हैं पिछले 20 वर्षों का जो सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट है उत्तराखंड का, उसको आप, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा प्रीतम। हाँ, ममगा जी, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। और मैं अपने अनुभव से ये अवश्य कहना चाहूंगा इसमें कि सांस्कृतिक व्यवस्थागत तौर पे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को काफी विस्तार दिया है, लेकिन हम हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो लोक से दूर होते जा रहे हैं। अनुहार थोड़ा सा बदल रही है हमारी। लोक से जो इंटरेक्शंस होने थे, अंतर क्रियाएं होनी थी, लोक ने जो शामिल होना था, लोक जिस लोक में हमने खुद शामिल होना था, जिस लोक ने हमारे भीतर रहना था, वो थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य सांस्कृतिक नहीं है। बाकी स्टेट से या बाकी जगहों से तुलना करें तो उत्तराखंड की सरकारों में भी सांस्कृतिक तत्व अभी भी हैं, मौजूद हैं, और वो ना चाहते हुए भी रहेंगे, क्योंकि हमारे लोक का इतना असर तो अभी पूरा का पूरा बचा हुआ है। वो जो कार्यक्रमों को और उत्सवों को जिनको हम देख रहे हैं, हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसको हमने व्यवस्थागत तरीके से, तो ये क्या कहेंगे कि लाइन पे ले आए हम उनको। वो एक लाइन से लगे हुए हैं, हमको व्यवस्थित तरीके से देखे जा रहे हैं। लेकिन जो लोक का अपनापन होता है, जो लोक की सामूहिकता होती है, लोक के जितने भी तत्व होते हैं, वो उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर, या सामूहिकता को लेकर, सहजता, सरलता, ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हमारे जितने भी गीत या जितने भी कथाएं या जितने भी नाटक लिखे जा रहे हैं, वो बौद्धिक थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं मुझे। यानी एक तरह से कहूँ तो हम उसको धीरे धीरे कठिन बना रहे हैं, जबकि लोग कभी भी कठिनाई को स्वीकार नहीं करते। लोग हमेशा सरलता की ओर चलता है, सरल चीज को पैदा भी करता है, सरल चीज को आत्मसात भी करता है। तो सांस्कृतिक तौर पे उत्तराखंड को मैं बहुत अच्छी स्थिति में मानता हूँ कि हम अभी वो सारी चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते थे। वो दूरदर्शन आने के बाद, सोशल मीडिया या फेसबुक या इस तरह के माध्यमों के आने के बाद बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने आ रही हैं। हमारे जो लोक कलाकार थे जिनको नहीं जानते थे लोग, वो इसी मीडिया के माध्यम से, इसी माध्यम से जनता के सामने आए, और वो बहुत बेहतरीन है, मतलब विशुद्ध लोक कलाकार हैं। जो जिनके साथ, जिनको सुन करके, जिनको देख करके लगता है कि ये तो हमारे लोग हैं, हम इनके लोग हैं, हम इस लोक के सदस्य हैं सारे के सारे। ये सब चीजें आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सांस्कृतिक अनुहार कोई बहुत बिगड़ गई है। सांस्कृतिक अनुहार बल्कि हमारी विस्तार पा रही है, ऐसा कहना ज्यादा ठीक रहेगा।
प्रीतम भाई, मुझे इस पूरी बात में मैं जिस बात का पक्षधर हूँ, दरअसल में मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं सांस्कृतिक कार्यकर्ता नहीं। हम सब लोगों की बुनावट कई समाज के अलग अलग प्रश्नों से मुठभेड़ करते हुए हुई है। हमको उत्तराखंड के वो तमाम प्रश्न परेशान करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक। हम उस चिंता से पले बड़े लोग हैं, आप और हम सब लोग जिन्होंने अच्छे उत्तराखंड का सपना देखा। तो हम चाहते थे कि अच्छे उत्तराखंड में उसका जो सांस्कृतिक पक्ष है, यानी कि जो कल्चरल पार्ट है, वो बेहतर होना चाहिए। और इससे बड़ा सवाल है कि जो कल्चरल मोबिलाइजेशन हुआ हमारे पिछले 15-20 सालों में, पिछले 10 सालों में देखता हूँ कि तमाम तरह के सांस्कृतिक ग्रुप, चाहे वो देहरादून में हो, चाहे उत्तराखंड के अगस्त्यमुनि में हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, बहुत सारे सांस्कृतिक ग्रुप एग्जिस्टेंस में आए जो बड़े बड़े आयोजन करते रहे, कौतिक, महाकौतिक और बहुत सारे। लेकिन इसके अगला सवाल यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर कल्चरल मोबिलाइजेशन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर पैसा खर्च किया जा रहा है, इतने सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो जो कल्चरल मोबिलाइजेशन है उसका एक सामाजिक उपयोगिता क्या है? क्या हम सब केवल इकट्ठा होने के लिए, खुश होने के लिए मंडाण लगा रहे हैं, जबकि हमारे समाज के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी। मैं मानता हूं कि सब चीजों का उत्तर हम कल्चरल मोबिलाइजेशन में नहीं ले सकते, पर मुझे ये शिद्दत से महसूस होता है कि जो हम सब लोग, आप सब लोग सांस्कृतिक काम करते थे, चाहे गजेंद्र भाई ने, चाहे आपने सोचा, तो हमारे जहन में जरूर बात थी कि जब हम फूलदेई को, मुझे लगता, मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, आप मुझे गलत और सही बताइएगा, कि जब हम हरेला भी करते थे तो हमारे मन में ये नहीं था कि हम हरेला के बहाने केवल पेड़ पौधे लाए। हमारी कोशिश थी कि समाज जुड़े, समाज जुड़ा गया तो समाज से कुछ बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि क्या बाकी सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या जो जंगल में आग लग रही है वो ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि समाज जब साथ आएगा तो वो केवल सांस्कृतिक बातें न कर करके वो तमाम सामाजिक प्रश्नों से मुठभेड़ भी करेगा, जिन प्रश्नों की चिंता हम सबको रही है। तो ये भी मैं आप गजेंद्र भाई और दोनों से एक ही सवाल जानना चाहूंगा कि जो भी हम कल्चरल मोबिलाइजेशन करते हैं, जो भी हम लोगों को इकट्ठा करते रहे, तो इसका एक सोशल मतलब सामाजिक उपयोगिता हम कैसे कर सकते हैं? हमने इस प्रश्न को हरेला के साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं व्यक्तिगत बताता हूँ, फिर आप बताइएगा। और हमने हरेला के साथ उत्पादकता के सवाल को जोड़ा, जो पहाड़ का एक बड़ा सवाल है। हमने कोशिश की कि जो एक कृषि पर, खेती पर और यहाँ के आजीविका पर, आर्थिकी पर संकट है, हमने कोशिश करी कि उसको जोड़ करके हम एक जसोदा नवानी हरेला सम्मान देते हैं। हमने घी संग्रांत को जोड़ते हुए उसके अन्न धन का पर्व जोड़ा। हम एक मतलब कोशिश करते हैं कि उन सवालों तक जाए, उस तक ये सांस्कृतिक पर्व ना होकर के एक समाज के बीच में प्रश्नों का आलोड़न भी पैदा करे। तो मैं गजेंद्र भाई सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो फूलदेई का जो हमारा आयोजन है, उसको, उसकी सामाजिक उपयोगिता, कल्चरल एक एंटरटेनमेंट या समझ लीजिए मनोरंजन से आगे बढ़कर के कैसे सिद्ध होते, इस पर आप बताएं। और प्रीतम भाई इसी बात का जवाब। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। दरअसल समाज संस्कृति से अलग नहीं है और संस्कृति समाज से अलग नहीं है। ये दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं और उसके साथ साथ बढ़ते भी रहते हैं। संस्कृति ऐसा नहीं है कि मतलब कोई म्यूजियम में रखने वाली कोई चीज है या किसी कहीं संरक्षित किए जाने जैसी कोई चीज है, क्योंकि जब तक ये समाज में अंगीकृत नहीं होगी, उसके जीवन के हिस्से में नहीं होगी, जीवंत नहीं होगी, तब तक संस्कृति कोई आगे ना तो बढ़ेगी ना ही बचेगी। तो जो आपने जो बात कही है कि समाज के और भी सवाल इससे पैदा होते हैं, तो बेशक इस तरह के कोई भी आयोजन हो, कोई भी काम हो, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं समाज के उन सवालों को जरूर पैदा करते हैं जिन बच्चों के साथ हम आज काम कर रहे हैं। तो वो जब इस सामाजिक सरोकार से जुड़ेंगे और जुड़ते जाएंगे और जब वो बड़े होंगे तब वो इस तरह के सवाल भी जरूर पैदा करेंगे। वो अपने आसपास देखने की जो चीजें हैं वो अपने नजरिए से इस तरह से जरूर देखेंगे और उनमें सवाल करने की एक ताकत जरूर पैदा होगी। जो हम बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारे पक्ष हैं समाज के जिनसे हम जूझते लड़ते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इस तरह की मुहिम से हम अगर बच्चों के इंटरेस्ट की चीज और उनके सरोकार की चीजों से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो कल के दिन निश्चित रूप से उनकी जो ग्रूमिंग हम कहते हैं, अगर अंग्रेजी के शब्द में कहूँ, उनकी अपब्रिंगिंग जो है, तो वो जरूर वहां तक जरूर पहुंचेगी कि वो किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान के सामने या किसी के सामने भी इस तरह के सवाल पैदा कर सकें। और आज आप इसको देख भी रहे होंगे कि जो कल तक सिर्फ बच्चों का ही उत्सव था, बच्चों का ही त्योहार था, जब ये समाज के बीच से इस इतने बड़े पैमाने पर ये आने लगा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकारें पहल नहीं करती हैं, लोग पहल करते हैं, समाज पहल करता है। जब समाज पहल करता है तो सरकार भी उसके पीछे फिर बाद में आती है, पहले लोगों को ही करना होता है।
तो चाहे कोई भी पहल हो तो वो लोगों के द्वारा ही पहले शुरू होती है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। बाकी इस पे थोड़ा प्रीतम भाई भी बताएं। जरा प्रीतम भाई, इसके कहने से पहले मैं जरा सी बात ऐड करूंगा कि जी हमने क्या करा। मैं जैसे हम अ, ने थ्रेड पकड़ा कहीं फूलदेई का, आपको देखा मैंने फेसबुक पे आप लोग करते हैं, तो हमने उसको अपनी परिभाषा दे करके काम करने की कोशिश की। तो हमने जब फूलदेई को बाल रचनात्मकता का फोरम बनाया, हमने उसको कोना रक्षा के अभियान से जोड़ा। तो हमारी इच्छा ये थी कि समाज सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन पहाड़ों में वास्तविक एजुकेशन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के बच्चों को, नौनिहालों को उपलब्ध है। हमको लगा उसको मजबूत किया जाने की जरूरत है, क्योंकि उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और लगातार ये हम्म खबरें भी आती कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां शिक्षक अनुपस्थित है। एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाया था। तो हमने इसको तोड़ने के लिए कोना रक्षा का अभियान शुरू किया। तो उसको ताकत देने के लिए हमने फूलदेई को एक तरह से जोड़ा इसमें, और आप सब लोगों से कहीं सीखा उसके कल्चरल पार्ट से। हम लोगों ने इस वर्ष में इस बात फिर पितामाई बोलेंगे, इस वर्ष हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि फूलदेई में फूल डालते हैं और बच्चे को किताब देते हैं गिफ्ट। तो हम सोच रहे थे कि जो शहर के लोग हैं वो, उनके बीच में इस तरह से फूल बहुत ज्यादा मौजूद नहीं होते, पर वो किसी न किसी बहाने सीखे। और वो पक्ष, उसका एक प्रोग्रेसिव पक्ष भी आए कि हम उनको त्योहार मनाने के साथ साथ किताब पढ़ने की बात भी करें, उनसे किताब की बात भी करें, अच्छी किताबों की बात भी करें। क्योंकि अगर कोई पर्व समाज को इनरिच कर रहा है, यानी उसको उसमें समाज में कुछ एड ऑन कर रहा है, तो फिर वो पर्व के मायने और मतलब वो कहीं उसका योगदान समाज में बहुत बढ़ जाता है। तो मैं इस लाइन पर ही प्रीतम भाई से बात करना चाहूंगा कि कल्चरल मोबिलाइजेशन का जितने भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हरेला, गीत संग्राम, इगास और फूलदेई, इसका एक बेहतर सोशल इम्पैक्ट हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस पर मेरा आपकी बात। देखिए ममगाई साहब, सीधे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कहना कि हम संस्कृति को बचा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये बात ही गलत लगती है मुझे। दरअसल सांस्कृतिक पर्व मनाने के बावजूद भी लोग इन सब सवालों से दूर क्यों भाग रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय सवाल है। संस्कृति कोई टेक्निकल मशीन नहीं है कि जिससे आप मशीन से कोई भी सॉल्यूशन निकाल लो। दरअसल संस्कृति हमें संवेदनशील बनाती है, और जैसे जैसे हम संस्कृति से दूर होते हैं, अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होते हैं, तो हम उस संवेदनशीलता को खो जाते हैं। जो आज के आपने तमाम पर्यावरणीय सवाल, खेती के सवाल, शिक्षा के सवाल बताए, वो उस उनके पीछे मूल समस्या या मूल कारण यही है कि उनके प्रति हमने अपनी संवेदनशीलता खो दी है। हमारे बच्चे किसी किताब को उतने चाव से, उतने लगन से, उतने जिज्ञासा से क्यों नहीं देखते हैं? इसका कारण यही है कि वो पढ़ाई से के प्रति संवेदनशील कम होते जा रहे हैं। वो जंगलों में आग की बात है, चाहे जंगली जानवरों की बात है, चाहे कुछ कोई भी समस्या है हमारी, तो संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके कारण जंगलों को, पानी के स्रोतों को, रास्तों को, झाड़ियों को, इन सब को लोग अपना नहीं समझ रहे हैं। अब चूंकि बच्चों के सामने ऐसा कोई कोई उदाहरण, कोई मॉडल है नहीं जो बड़ी संवेदनशीलता से उनको संभाले, उनको बताए कि नहीं। और वो उसका रास्ता हमारे पास सांस्कृतिक है। यदि हम सांस्कृतिक कर्म में शामिल होते हैं, अपनी लोक परंपराओं में शामिल होते हैं, लोक कार्यों में हाथ बंटाते हैं, तो हम उस संवेदनशीलता को भी नई पीढ़ी को देते हैं। और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चे भी और समाज के बड़े सदस्य भी संवेदनशील होने के बाद इन सवालों पे जरूर विचार करेंगे, इन चीजों पर गौर करेंगे, और जरूर समाज में एक नया माहौल पैदा करेंगे जिससे ये समस्याएं दूर हो सकेंगी। जी प्रीतम भाई ने अपनी बात रखी। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हैं और कई बहुत बेहतरीन बातें निकल के आई हैं। सुनीता ध्यानी जी ने लिखा है कि हम इन सारे प्रश्नों को एक साथ लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि
हर प्रश्न का उत्तर नहीं लगे, समय हमारा 45 मिनट लगभग हुआ है। लेकिन सुनीता ध्यानी जी ने बोला है कि सांस्कृतिक परिदृश्य में उत्तराखंड में 2 परतें दिखाई देती है। एक तो सोशल मीडिया की परत है, जहाँ सब कुछ बहुत बूटी-बूटी और बहुत रोज़ी नज़र आता है। लेकिन जहाँ जो उसका मूल लोक है, वहाँ पर संस्कृति और त्योहार गायब होते नज़र आते हैं। और ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन प्रीतम भाई की बात को एंडोर्स करते हुए दिया है। ये उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की और इस बात को ये कहीं न कहीं गहरे में सच बात है और इस पर हमको काम किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इस पूरे प्रोसेस को थोड़ी आशावाद की दृष्टि से भी देखता हूँ, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर देखें 5-10 साल पहले तो इनको लेकर के सोशल मीडिया पे भी कोई धमक नहीं थी। लेकिन हमें उम्मीद है कि चूँकि इतनी बात चली है तो कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया ही था कि गजेंद्र रौतेला का फूलदेई देहरादून भी पहुँचा और प्रीतम भाई की इन लोगों की पहल हम लोगों तक पहुँची है, तो ये। और एक सुनील भट्ट जी ने कहा है कि सरकारें अपने समाज के पीछे चलती हैं, हालाँकि मानते हम इसके उलट। हमको लगता है कि हम सरकार के पीछे चल रहे हैं, लेकिन समाज का जो बिहेवियर होता है सरकारें कॉपी करती हैं। हमारे साथ माधुरी रावत जी, ललिता रौतेला जी, कविता मैठाणी भट्ट, बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह जुड़ रहे हैं। ललिता रौतेला जी ने अलबत्ता उन्होंने इस बात को शेयर किया कि किस तरह से आप लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को जन्म दिया था। लक्ष्मी प्रसाद बड़ोनी जो हमारे धात साहित्य सचिव हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ और वो भी कह रहे हैं कि राज्य के सारे सवाल हैं, वो कहीं न कहीं संस्कृति के इन सवालों के बीच में से उनका आना भी चाहिए, क्योंकि हम एक जीवंत समाज है, तो हम केवल संस्कृति की बात कह करके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। इस तरह से बहुत सारे अच्छे सवाल और अच्छी चर्चा सुनने में आ रही है। जो लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें प्रीतम भाई, मैं आप सब लोगों की चिंता से और उस सब को मैं समझता हूँ कि बहुत वाजिब चिंताएं आप लोगों ने जो बोली है, आपका अनुभव है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो भी लोग समाज के तौर पर काम करने की जिम्मेदारी की बात करते हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता होने का बोध भरते हैं, हमारे लिए ही चुनौती है कि हमको इसका उत्तर देना है समाज को, क्योंकि आपने इतना लंबा अनुभव रहा आपका, हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी हमारी, हमको उत्तर देना है। हम एक सोशल डॉक्टर होने की बात कह सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उत्तर देने की जिम्मेदारी हमारी। हमने मैं व्यक्तिगत रूप से धात की तरफ से बात करता हूँ, हम अपनी तरफ से छोटी-छोटी पहल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको लगा कि उत्तराखंड की जो ग्रामीण शिक्षा है, उसमें समाज का इन्वॉल्वमेंट कम है, तो हम लोगों ने एक पहल करी कि कोना कक्षा का एक कंसेप्ट है, जिसमें हम समाज से कहते हैं कि 100 रुपए महीना दीजिए और अपने गाँव के स्कूल में एक कोना बनाइए, जिसमें हम आपके जो 1200 रुपए के एवज पे किताबें भेजेंगे। हमने 100 रुपए कंट्रीब्यूशन इसलिए तय किया कि हम चाहते थे समाज के कमजोर से कमजोर आदमी जो महीने का 10,000 या 5,000 भी कमाता, अगर वो अपने गाँव के स्कूल के प्रति संवेदनशील है तो जरूर इस पर जुड़े। और आपको बताते हुए हर्ष है कि 500 लोग जुड़े भी इससे। तो ऐसा नहीं है कि समाज रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अगर आप ईमानदारी से वो आपको काम करते हुए दिखता है तो आपके पीछे आकर खड़ा हो। ऐसा ही हमने इस बार फूलदेई में जैसे पिछले 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, तो हमारे साथ जितने शिक्षक साथी जुड़े हैं, चाहे नीति बाणा के लोग हों, चाहे मुंशियारी के लोग हों, चाहे अल्मोड़ा के लोग हों, जो उनका रिस्पॉन्स है वो ये उम्मीद जगाता है कि समाज सकारात्मक गतिविधियों की तरफ उम्मीद से देखता है, क्योंकि हम सब एक अच्छी उम्मीद के लिए जीना चाहते हैं। तो जो ये छोटी-छोटी पहल है, गजेंद्र भाई, आप मेरा बात यहाँ पे पूरी होती है। जो छोटी-छोटी पहल है, जो आप लगातार 10 साल से कर रहे हैं, आपने 10 साल तक लगातार हैमर किया, मैं इस शब्द को हैमर बोलता हूँ, हैमरिंग होता है लगातार नॉक करना सोसाइटी पे कि फूलदेई आ रहा है, कुछ करते हैं। तो आपको देख करके फिर हमको लगा यार हम इसमें कुछ अपना हिस्सा करते हैं। तो जो लगातार काम करना है समाज पर, लगातार समाज के बीच में एक प्रश्न को लेकर के जाना, उसके बाबत आप बताइए कि ये कितना महत्वपूर्ण है और आप इसको मतलब आप भविष्य में इसको फूलदेई के आयोजन को किस तरह से देखते हैं कि कैसे ये और बेहतर शेप ले और जो आशंकाएं प्रीतम भाई बता रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उत्तर मिले इसका। भाई, अच्छा, ये मेरे से सवाल है। जो आप ये कह रहे हैं कि ये आगे कैसे देखते हैं आप, तो ये हमारे पहले दिन से ही तय था कि हम शुरुआत जैसे भी हो करेंगे, लेकिन ये समाज का एक हिस्सा बने, समाज का एक उत्सव बने, समाज का एक पर्व बने। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बच्चों का उत्सव है, ये ये फिक्स है, चैत के पहले दिन से लेकर के और 7 दिन तक देहरी में फूल डालना और 8वें दिन उड़ता अठवाड़ा होना, तो ये फिक्स है। तो ये आने वाले समय में ये एक बृहद रूप इस तरह से ले कि देश विदेश के लोग भी इसको देखने के लिए इस पूरे हफ्ते यहाँ आएंगे, तो वो गाँव में भी जाएंगे, क्योंकि 7 दिन तक गाँव में होगा, 8वें दिन एक बृहद रूप में पूरी घाटी में या कहीं एक खास जगह पर होगा, एक बड़ा उत्सव होगा।
तो उसके लिए भी आए यहाँ पर, हमारे जो बाहर जो प्रवासी लोग भी हैं तो वो भी इसमें शामिल हों, वो भी इसका हिस्सा बने। तो और उसके बाद लोग इसको ओन करें, और ये पूरा समाज जहां का भी है, वो गांव का है या शहर का है या जिले का है, तो वो अपने आप खुद इसको पूरे हफ्ते भर इसको अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से इसको करें। ऐसा हम इसको आगे देखते हैं। अभी पहल होने की बात तो आप जो कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जब पहले दिन की बात है 2010 की, तो जब हम बच्चों को लाइन में लगा करके आगे चल रहे थे, मतलब हम उनके पीछे थे और बच्चे आगे आगे वो घोगा के गीत गा रहे थे और हम उनके पीछे गा रहे थे, तो कई लोग जो है हमको बड़े अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे कि ये क्या हुआ, मतलब ये तो बच्चों का त्योहार है लेकिन बड़े इसमें कैसे शामिल हो रखे हैं। वो बच्चों के साथ हम भी ताल से ताल मिलाते हुए, धुन मिलाते हुए पूरा अपना गाते बजाते हुए जा रहे थे। लेकिन फिर अगली बार कई सारे लोग इसमें जुड़ गए। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से जुड़ता रहे और हर क्षेत्र हर इलाका अपने अपने तरीके इसको करे, लेकिन करे इसको इसी तरह से कि जिसमें हमारी सामाजिक जो चिंताएं हैं वो भी जरूर शामिल हों। ऐसे हम इसको आगे देखते हैं। गजेंद्र भाई धन्यवाद। और इस बीच कई सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से इस पूरे चर्चा में भाग लिया है। विमला रावत जी लिख रही हैं कि जो संवेदनहीनता जिस शब्द को हम कह रहे हैं कि अपछाण जी ने कहा कि हम संवेदनहीन हुए कहीं ना कहीं समाज में, और बहुत सारे कारण हैं, हम सबको उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो उसको इसके इसके मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी प्रीतम भाई से कहा भी कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस तरह के आयोजन को और मतलब इस तरह से और मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा कि ताकि हम एक बड़े समाज की हिस्सेदारी इसमें तय कर सके। उनियाल जी, मुझे लगता है हमारा प्रीतम भाई से मैं बात करना चाहूंगा। हमारे स्क्रीन पर प्रीतम भाई नहीं आ पा रहे, अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो हम कहीं भाई से अपनी बातचीत जारी रखें। अच्छा, तो प्रीतम भाई आपसे हाँ सर, तो प्रीतम भाई आपसे आपने जो बात कही उसको रेजोनेट करते हुए कई लोगों ने कहा है कि हाँ वो आपसे इत्तेफाक रखते हैं कि समाज में संवेदनहीनता है, समाज में कहीं ना कहीं अपने भाषा संस्कृति को लेकर के एक उदासीनता है। लेकिन हमको हमको इसका सकारात्मक उत्तर भी देने की जिद रखनी पड़ेगी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कविता मैठाणी भट्ट, सुनील भट्ट, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं, पर एक पॉजिटिव उत्तर हम चाहते हैं जो सामाजिक रूप से सक्रिय कार्य करता है। तो आप इसका एक पॉजिटिव उत्तर कैसे देते हैं कि हम किस तरह से इस पर आने वाले समय में काम कर सकें? देखिए सर, ये जो अलग अलग जगहों पे जो लोग ऐसे काम, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी पॉजिटिवनेस है। ये छोटे छोटे प्रयास ही बाद में मिल करके बड़े प्रयास बनते हैं। किसी भी पर्व उत्सव में, किसी भी त्योहार में, किसी भी रीति रिवाज में, बोली भाषा में स्टार्ट हमेशा बहुत छोटी होती है, शुरुआत बहुत छोटी होती है। और जब उसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते रहते हैं तो वही छोटा प्रयास बड़ा होता जाता है। ये जो धाद कर रहा है, ये जो और लोग कर रहे हैं, जगह जगह पे कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं। ये सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले प्रयास नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक कर्मों के माध्यम से समाज को झकझोरने वाले प्रयास हैं। इसलिए इस तरह के प्रयास निरंतर होते रहने चाहिए। इसमें इन इनके कार्यक्रमों के करने से, और चूंकि फुलदी की का उदाहरण लेकर के अगर मैं कहूँ, यदि हम बच्चे के साथ ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम उसको पूरा का पूरा विरासत हस्तांतरित कर रहे हैं। अगली पीढ़ी, हम अपनी संवेदनशीलता भी उसको दे रहे हैं, हम अपना पारंपरिक ज्ञान भी उसको दे रहे हैं, हम अपना रहन सहन, जीवन शैली, बोली भाषा भी उसको दे रहे हैं। तो ये छोटे प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये जरूर होने चाहिए। जी ममगाई जी। मेरे ख्याल से बमगई जी का नेटवर्क ही चला गया है। अच्छा, आ गया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रीतम भाई। आपने जो मतलब मैं कहीं आपकी बात से बहुत गहरे में सहमत क्षेत्रों में हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिल करके एक बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी, बोलिए। हाँ जी। हेलो,
हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। आप अपनी बात करिए मंगल जी। प्रीतम भाई, मुझे आवाज आ लग रही रहा है मेरी अब? है आ रही है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए आप सर। बात करिए। बोलिए। हेलो, अ, आवाज आ रही है? आप आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही मेरी? आ हाँ रही जी है। जी। हेलो। अ, आप मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, जी आप मंगल अपनी जी बात बोलिए। जारी रखिए। हाँ। हाँ, अब हम इसकी अब हमारी वार्ता को लगभग समाप्ति की ओर है। और नेटवर्क की थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि आज का हमारा शगल हो चुका है। कितनी भी कोशिश करें, शहर में रहते हुए नेटवर्क की दिक्कतें आती है। लेकिन आज की बातचीत को करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अ, और आज की बातचीत का से हम एक थ्रेड पकड़ के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने अपने तरह से समाज के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इस तरह के आयोजनों की नींव रखी, जिन्होंने समाज पर असर डाला और जिन्होंने समाज को अपने अपने तरह से प्रभावित किया। और इस पर हम बातचीत करेंगे। और भी बहुत सारे लोग इस तरह के आयोजन करते रहे हैं पूरे प्रदेश भर में और पूरे प्रदेश के बाहर भी। तो आज हमें जानने का मौका मिला कि इस तरह से छोटी सी पहल जो अगस्त मुनि के कुछ लोगों की तरफ से प्रारंभ हुई, वो आज इतनी बड़ी मतलब बड़ा भी कहेंगे, एक बड़ा विषय बना। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, धार भी इसमें शामिल हुई। हमारे बहाने कुछ स्कूल, कुछ बच्चे इस बहाने कविताएं, कहानी लिख सके। और उन्होंने जाना भी कि उत्तराखंड में कितनी विशद परंपरा है। तो हमारे लिए खुशी है कि हमारा समाज लगातार इस पर जुड़ रहा है। इस बार हम लोगों ने दो मुहिम शुरू करी थी। एक तो किताब देने की, और हमने ये भी कहा था कि आम समाज में कोई भी व्यक्ति जो अपने गांव के स्कूल के लिए कोई कोना बनाना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि उसके गांव में एक अच्छा सा स्कूल हो, जिस बहुत सारी अच्छी सी किताबें हो, वो हमारे साथ कोना रक्षा अभियान में जुड़ सकता है। अभी वर्तमान में गजेंद्र रौतेला भाई के सहयोग से हम रुद्रप्रयाग के लगभग 75 स्कूलों में ऐसा कर पा रहे हैं। लक्ष्य है कि 100 स्कूलों में ऐसा कर पाए। देहरादून के लगभग 100 स्कूल इस कार्यक्रम में शामिल है। और चूंकि कोरोना के कारण पिछले एक वर्ष से गतिविधियां बाधित है, तो इसलिए हम बहुत स्पीड नहीं ले पा रहे। लेकिन उम्मीद है कि सबका साथ मिलेगा तो इसमें हम आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। हम मंगल जी, मुझे एक वार्ता को बात समाप्त करिए। करने से पहले गजेंद्र भाई ने कहा है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो गजेंद्र भाई, स्वागत है। अपनी बात रखिए। अ, मंगल जी, समाप्ति से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो इस मुहिम से जुड़े हुए हमारे प्रीतम भाई का जब तक गीत ना सुना जाए फुलदेई का, ये सार्थक नहीं रहेगा कि उनका लिखा हुआ गीत और उनके आवाज में ना सुना जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम ये बच्चों के साथ हम ये काम करते हैं, मतलब फुलदेई का हम काम करते हैं या लिखने पढ़ने का या जो भी हम कर रहे हैं, तो हम मूलतः हम शिक्षक हैं और शिक्षक के नजरिए से भी चीजों को देखते हैं। समाज संस्कृति अपनी जगह पर है, लेकिन जो हम देखते हैं इसमें जो बच्चों की रचनाशीलता है, उस पर भी हमारा ध्यान अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि हम जिस पेशे से जुड़े हुए हैं तो वहाँ स्वाभाविक होता है। तो आपने भी देखा होगा कई बार कि बच्चे जिस तरह से अपने गीत रच लेते हैं, तो वो भी उनकी रचनाशीलता है। अपनी तरह से रच लेते हैं, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने नए गढ़े हुए शब्द। जैसे मैंने पहले लिखा भी था कि जैसे अभी मैंने पहली बार अभी सुना इस वाले घोगा यात्रा में, चाय समोसा लॉलीपॉप हमारा घोगा लल्लन टॉप। तो ये उनकी रचना धर्मिता है, ये उनकी रचनाशीलता है, ये उनका विस्तार है। तो ये मैं अगर एक भाषा की दृष्टि से अगर देखूं, जो हम भाषा भाषा का जो मूल सिद्धांत है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली हम जिसको भाषा की दृष्टि से कहते हैं, कि सबसे पहले बच्चे को सुनना सीखना होता है, फिर बोलना सीखना होता है, फिर पढ़ना सीखना होता है, फिर लिखना सीखना होता है। तो जो ये इस तरह के जो जो छंद वो मिला रहे हैं, जो तुकबंदी वो कर रहे हैं, वो भाषा का ही एक रूप है। चाहे वो सुनने से हो, चाहे वो बोलने से हो, चाहे वो पढ़ने से हो, चाहे लिखने से हो। तो मेरा मानना यह है कि भाषा का चरम वही है जब बच्चा अपने मन से अपने विचार को अपने शब्दों में लिख सके। तो वही तो हम स्कूलों में करना चाहते हैं। भाषा को हम क्यों सिखाते हैं कि बच्चा जो है अपने अपने मन के भावों को, अपने विचारों को लिख सके।
तो यही भाषा का मूल उद्देश्य है। ये मुझे कहना था एक अध्यापक नजर से। जब हम इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं, चाहे वो हम उनसे पेंटिंग कराते हैं या कुछ लिखवाते हैं, या घोगा के कार्यक्रम में वो नई नई चीजों को लेकर आते हैं, नए नए शब्दों को लेकर आते हैं, वो दो लाइनें नई रचना लेकर के आते हैं कि भैया उनको कंपटीशन में जाना है, इस बार वो नई लाइनें 2 बोल के जाएंगे, नए गीत बोल करके जाएंगे। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि उनको इस तरह से समृद्ध किया जाए। बाकी मैं चाहूंगा प्रीतम भाई अपना जरूर वो फुलदेई का गीत जरूर सुनाएं। धन्यवाद रतुल्य जी। दरअसल चीजों को देखने का हर व्यक्ति का अपना अलग नजरिया होता है। बच्चे किस तरह से देखते हैं, हम उन बच्चों को किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब चीजें होती हैं हर व्यक्ति के पास। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग आदमी थे जो रिंगाल का काम कर रहे थे, तो एक बच्चा उनको बहुत गौर से देख रहा था कि वो कैसे कर रहे हैं। तो मुझे अचानक वो फूल ले जाने वाले कंडी की याद आ गई। तो वहां से गीत की शुरुआत हुई है कि वो बच्चा उस रूढ़िया दादा से कह रहा है कि मेरे लिए एक सजोड़ी बना दे, एक कंडी बना दे, जिसमें मैं फूल लाऊंगा और फिर फूलदेई खेलने के लिए जाऊंगा। 2-4 लाइन ममगा जी अगर इजाजत है तो मैं सुना देता हूँ। रूढ़िया दादा बने दे तो गुटमुटी सजोड़ी, ये मेरा दादा बने दे तो हाथ न्याड़ी सजोड़ी। मिन जानो फूलों टिपण भोलाच फुल्यारी, देवी देलियों फूलों धोलण भोलच फुल्यारी। ये रूढ़िया दादा बने दे गुटमुटी सजोड़ी, ये मेरा दादा बने दे तो गुटमुटी सजोड़ी। लाल भकोरिया बुरा सा फूल, पिंगला कुंगला फ्योल्या फूल, फूल फूल खाजा फूल फूल चौ, दे दे माई गुड़र चौ, गुड़र चौ दे गुड़र चौ, दे दे माई गुड़र चौ। तुम्हारी देड़ियों रो बसंत फूलू का भगवान, ऐसे दा खेल दा फल दा फूल दा जी जागी रयान। ये रूढ़िया दादा बने दे गुटमुटी सजोड़ी, ये मेरा दादा बने दे तू हाथ न्याड़ी सजोड़ी। धोला सुकीला मेलू फूल, आड़ू पैया चूला फूल, फूल देई छम्मा देई दैणी द्वार भर भकार, भर भकार भर भकार। तुम्हारा घरों फड़े जो फूलू का तिरंग, देड़ी द्वार खोल्या रया नौन्यलू को संग। ये रूढ़िया दादा बने दे हाथ न्याड़ी सजोड़ी, ये मेरा दादा बने दे गुटमुटी सजोड़ी। मिन जानो फूलो टिपण भोलच फुल्यारी, देड़ी देड़ियों फूलो धोलण भोलाच फुल्यारी। ये रूढ़िया दादा बने दे हाथ न्याड़ी सजोड़ी, ये मेरा दादा बने दे तो गुटमुटी सजोड़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार प्रीतम भाई। और बहुत सुंदर प्रीतम भाई। अच्छा, इस गीत को हम कविता जी की आवाज में कब से सुनते आ रहे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने जो अपना निमंत्रण बनाया था वो इसी गीत पे बनाया था, और मुझे जानकर बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने पढ़ा भी हुआ शायद, पर मैं भूल गया था कि आप ही ने लिखा, और आपने मुझसे सुना तो और ही अच्छी बात है। और फूलदेई का जो आप कह रहे थे ना कि बाल गीतों का संग्रह कर रहे थे, तो सबसे अच्छा उसमें एडिशन तो आपने कर दिया है। सबसे अच्छा जो रचनात्मक योगदान आपने दिया, इतने सुंदर गीत किया था, और बहुत सुंदर गीत बन पाया, बहुत सुंदर। बधाई आपको इस गीत के लिए। मोहन चौहान जी जो हम सबके मित्र हैं, उन्होंने एक बात लिखी है, मैं आपको शेयर करते हुए अपनी वार्ता को आज हम यहाँ पर विराम देंगे।
उनका कहना था कि लोगों के सहजीवनी कसावट की उदात्त अभिव्यक्ति भी रहे जो लोक पर्व है। और लेकिन वर्तमान में हमारे जो जीवन में इनका रोल जो ढीला पड़ता जा रहा है, और इस तरह के छोटे बड़े आयोजन जो हम सब लोग अपनी अपनी सीमाओं में अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ताकत प्रदान करते हैं। और कमोबेश यही बात प्रीतम भाई ने भी की है। हम उन तमाम छोटे बड़े प्रयासों को बहुत सम्मान से देखते हैं, जो किसी भी क्षेत्र में लोग अपनी तमाम सीमाओं में अपनी जीवन की व्यस्तताओं के बीच में ऐसा समय निकाल के करते हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सब महसूस करते हैं कि हमको उन सबके साथ खड़ा होना चाहिए। आज की जो वार्ता थी, दरअसल में आपके उसी प्रयास के साथ खड़ा होने की एक इच्छा थी। हम धात की तरफ से आप सब लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, जो आपने इतनी मुश्किलों में इस परंपरा को खड़ा करने की कोशिश की। वहां से उस परंपरा को बहुत से लोगों ने सुना, जाना, समझा, और आपको इस बात के लिए बधाई है कि आपकी वो परंपरा को बहुत सारे लोग आज सीख पढ़ रहे हैं। धात की तरफ से भी जो हमें मतलब प्रतिभाग कराते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे गीत लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है किसी दिन हम उन गीतों को संकलित कर पाएंगे, जैसे गजिन भाई ने कहा, बच्चों की अभिव्यक्ति को संकलित कर पाएंगे, और बच्चों के रचनात्मकता को दिखाने का चैत का महीना एक प्रतिनिधि महीना बनकर निकलेगा आने वाले समय में, और पूरे देश दुनिया के लोग हमारे बच्चों की रचनाशीलता से वाकिफ होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। आप दोनों हमारी वार्ता में आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जानने से पहले सबसे निवेदन पुनः कि हम फूलदेई का जो महीने भर का आयोजन है, उसका अंतिम दिन हम कल अपनी बातचीत रखेंगे। और चूंकि इस बार कोरोना है, तो हम सार्वजनिक आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच कोरोना का विस्फोट फिर से हुआ है, तो हम लोगों ने तय किया था कि देहरादून में इसका समापन करते हुए 100 स्कूलों को हम किताबों के कोहरार देना चाह रहे थे, पूरे देना चाह रहे थे। लेकिन सार्वजनिक आयोजन में प्रतिबंध लगने की संभावना ज्यादा है, और अनावश्यक रूप से खतरा लेने से बचने की जरूरत भी है। तो हम लोग ऑनलाइन ही इस आयोजन को कर पा रहे हैं, पूरे महीने भर के लाइव का। और मुझे खुशी है कि तमाम लोग जुड़े, लगातार वो आए, उन्होंने साथ दिया, अपनी अपनी बात रखी। ऐसे ही हम सब लोग इस पूरे दौर में जुड़े, साथ आए, और कुछ अच्छी चीजों के पक्ष में खड़े होने की अपनी कार्यवाही को जारी रखें। इस बात के साथ आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आपके सुंदर गीत के लिए और आपकी अच्छी समझ हम तक सब पहुंची, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद किरण भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।